हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम पैटर्न देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें जो मैंने आपको पेपर समझाया था वो प्रीवियस ईयर का था और ये वाला पेपर अभी का ही है ना, जनवरी 2024 का पेपर है ये। तो यहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब इनके आंसर्स देखते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाइए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, इसमें दो चॉइस आती है, मतलब दो पार्ट आते हैं। दोनों पार्ट में से आपको कोई एक पार्ट करना होता है। जो पहला पार्ट है वो आएगा शॉर्ट नोट, आपको कोई दो शॉर्ट नोट लिखने होंगे है ना टॉपिक पर। जो दूसरा वाला आएगा वो मैप वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको मैप में ना वो लोकेशंस बनानी पड़ेंगी, उसको मतलब मार्क करना पड़ेगा और उनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम शॉर्ट नोट को देखते हैं, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ इसमें से चॉइस आएगी, आप शॉर्ट नोट करेंगे या तो मैप करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज करेंगे। और या तो आप दोनों ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं ना, और 90 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो या तो आप इन दोनों में से कोई एक करिए, दोनों ही छोड़ दीजिए, है ना, वो आपकी मर्जी। तो अब देखिए शॉर्ट नोट किस किस पर आए, गुटेनबर्ग पर, मानवतावाद पर, है ना, कैल्विन और क्रिस्टोफर कोलंबस पर। तो इनको अभी हम बारी बारी देखेंगे और आपको बैकग्राउंड में पटाखे फूटने की आवाज आ सकती है, क्योंकि आज दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब देखिए, आपका पहला शॉर्ट नोट आपको लिखना है ग्यूटेनबर्ग पर। तो देखिए, जो ग्यूटेनबर्ग थे उनका जन्म 14th सेंचुरी में हुआ था और इन्होंने ना क्रांति ला दी थी उस समय पे। इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका इन्वेंशन किया था। आपको इमेज में इनकी प्रिंटिंग प्रेस दिख रही होगी कैसी थी। और इन्होंने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया था और वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गई थी। और इसने ना रेनेसेंस को लाने में भी काफी ज्यादा योगदान दिया था। इसी की वजह से एक तरीके से आप ये समझ लीजिए मॉडर्नाइजेशन आया था। इसने मतलब क्रांति ला दी थी उस समय पर, क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट, जो नोबल लोग हुआ करते थे, जो पैसे वाले हुआ करते थे, सिर्फ वो उन्हीं को हक था किताब पढ़ने का। और उस टाइम पे वो छपाई भी काफी ज्यादा महंगी होती थी, है ना, क्योंकि हाथों से छापा जाता था, है ना। तो वो काफी ज्यादा महंगी हुआ करती थी। जो अमीर लोग थे सिर्फ वही पढ़ लिख पाते थे। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से क्या हुआ था कि ये इसको मतलब छपाई काफी ज्यादा आसान हो गई थी। जो बुक थी वो काफी ज्यादा छपने लगी थी। इसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो भी अब किताबें पढ़ सकते थे, तो उनके पास भी अब अच्छी अच्छी नॉलेज जाने लगी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ कि जो भी विचारक थे ना, जो भी मतलब अपने विचार देते थे, तो प्रिंट करवा दिया करते थे अपनी किताबों में, है ना। प्रिंट करके फिर वो लोगों में फैल जाती थी। इसी की वजह से मॉडर्नाइजेशन आया था, क्योंकि जो हर लोगों के पास ना काफी सारे नए नए आइडियाज पहुंच चुके थे। तो देखा जाए तो जो ग्यूटेनबर्ग है, उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने ज्ञान के प्रसार में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है। और साथ ही साथ जब पुनर्जागरण यानी जब रेनेसेंस चल रहा था, तो उस दौरान इसने सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति पे भी बढ़ावा दिया। अगला शॉर्ट नोट है आपका ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद पर। तो देखिए, जो ह्यूमनिज्म है उसको रेनेसेंस की स्पिरिट यानी आत्मा माना गया है। एक टाइप से जो मानवतावाद है ना, वो पुनर्जागरण का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जब रेनेसेंस आया था ना, उसी के साथ साथ प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी भी आई थी। और उस आइडियोलॉजी के अनुसार उसमें ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद पे ज्यादा जोर दिया जाता था। वहाँ पर जितनी भी मतलब स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां बनाई जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसमें मानवता यानी ह्यूमंस को दिखाया जाता था। मूर्ति में ह्यूमंस होते थे, जो पेंटिंग होती थी उसमें भी आदमी और औरतें होती थी। क्योंकि पहले क्या होता था, जब कैथोलिक धर्म था ना, उसकी आइडियोलॉजी फैली हुई थी, तो उसमें जो भी मूर्ति बनाई जाती थी या पेंटिंग बनाई जाती थी, मोस्टली वो जीसस की या एंजल्स वगैरह जो परियां होती थी उनकी होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि सब चेंज हो गया था, रेनेसेंस आ चुका था, नई आइडियोलॉजी आ चुकी थी। सब मानवतावाद जो ह्यूमनिज्म है उस पर जोर दे रहे थे। तब जो पेंटिंग्स और जो मूर्ति बन रही थी, अब उसमें ह्यूमंस थे, ना कि कोई भगवान वगैरह। और देखिए, उस टाइम के जो विचारक हुआ करते थे, जैसे कि पैट्रियार्क और इरास्मस, तो इन्होंने अपनी किताबें भी लिखी थी, अपने लिटरेचर लिखे थे, उसमें भी इन्होंने जो मानवतावाद है उस पर काफी ज्यादा जोर दिया। यानी देखिए क्या हो रहा था कि रेनेसेंस जब आ चुका था ना, उसके बाद फिर लोगों को मतलब क्या अधिकार है, मतलब क्या ह्यूमंस राइट्स होने चाहिए, क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए लोगों के पास, उन पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। क्योंकि पहले क्या होता था, जब कैथोलिक धर्म था ना, तो उसमें जो भी भगवान चाहते थे वही लोगों को फॉलो करना होता था। यानी जो पॉप हुआ करता था वो मनमानी करने लग गया था भगवान के नाम पर, लोगों पे अत्याचार करने लग गया था, उनसे ज्यादा टैक्स वगैरह लेने लग गया,
उनकी जमीनें लेने लग गया। वो कहने लग गया कि अगर तुम नहीं दोगे तो ईश्वर बुरा मान जाएंगे। तो एक तरीके से जो ह्यूमंस थे ना उन पर अत्याचार करने लगा था। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट धर्म आ चुका था, आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी थी, तो इस पे अब ह्यूमंस पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। और साथ ही साथ कैपिटलिज्म भी आ चुका था। जो फ्यूडलिज्म था वो जा चुका था। फ्यूडलिज्म क्या था? जो मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो टैक्स वसूला करते थे। अब वो हट चुका था पूरा सिस्टम। अब कैपिटलिज्म आ चुका था। लोग अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिए थे, है ना। अब खुद का व्यापार करते थे, खुद पैसे कमाते थे, खुद का प्रॉफिट रखते थे, और जो भी टैक्स वगैरह देना होता डायरेक्ट राजा को दे दिया करते थे। अब आपको जो अगला शॉर्ट नोट लिखना है वो कैल्विन पर लिखना है। तो देखिए आपको इमेज में इनकी फोटो दिख रही होगी। इनका पूरा नाम था जॉन कैल्विन, और इन्होंने रेनेसेंस को लाने में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। तो देखिए जो जॉन कैल्विन थे वो एक धर्मशास्त्री थे, साथ ही साथ वो एक समाज सुधारक भी थे, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म लाने में इन्होंने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। और देखिए इन्हीं के नाम से ना कैल्विनिज्म फैल चुका था। कैल्विनिज्म एक टाइप से जो प्रोटेस्टेंट जो आइडियोलॉजी थी उसी की एक ब्रांच थी। तो उन्होंने ना प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी को फैलाने में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया। और देखिए इन्होंने ना ईसाई धर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उनको सिद्धांत को रेखांकित किया। रेखांकित का मतलब इन्होंने बताया कि कौन से सिद्धांत सही है और कौन से सिद्धांत आपको फॉलो नहीं करने, क्योंकि उनके काफी कठोर सिद्धांत हुआ करते थे जो लोगों को फॉलो करने होते थे। तो उन्होंने उनको रेखांकित करा। उन्होंने बताया कि आपको क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है। और देखिए उस टाइम पे क्या होता था, मेनली जो पूजा की जाती थी वो चर्चेज में ही की जाती थी। आप घर पर पूजा नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना इसी बात पर जोर दिया। इन्होंने बोला कि आप घर पे ही बैठे पूजा कर सकते हैं भगवान की, आपको कोई जरूरी नहीं है चर्च में जाने की। इन्होंने चर्चेस को, उनके पॉप्स को चैलेंज भी किया था। और अगला शॉर्ट नोट आपको लिखना है क्रिस्टोफर कोलंबस पर। ये वही वाला है जिन्होंने अमेरिका को ढूंढा था। तो ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो मतलब जमीन की खोज में निकले थे। नई नई जमीन उस टाइम पे खोजी जा रही थी पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। तो बाकी के यूरोप के देश भी निकल गए ढूंढने के लिए। वहीं पर ये जो इटालियन वाले जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये गए मतलब दूसरी साइड, वेस्ट की साइड, और जाते जाते इनको अमेरिका मिल गया। और यहीं से फिर कॉलोनाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है। फिर यहीं से जो बाकी के जो यूरोप के जो लोग थे ना वो दूसरे देश जाते थे और वहां पे फिर अपनी कॉलोनीज बचाते थे, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे। तो शुरुआत इसकी अमेरिका से ही हुई थी, क्योंकि जब ये पहुंचे थे ना अमेरिका तो वहां पे तो कोई था नहीं, कोई इंसान रहता नहीं था, तो पूरा खाली जमीन पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा और अपने लोगों को वहां पे बसाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इसका अगला पार्ट। तो इसमें ना आपको एक मैप दिया जाएगा यूरोप का। अब उसमें आपको बताना है कि रेनेसेंस के टाइम पर, उस टाइम पे जो सांस्कृतिक महत्व वाले जो ऐसे 5 शहर है ना उनको आपको चिन्हित करना है, यानी मार्क करना है। और फिर उनसे जुड़ी हुई कोई दो जो महान जो हस्ती है उनके बारे में लिखना है। कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने इटली को मतलब मार्क करा। अब इटली से जुड़े कोई 2 लोगों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर आपको करना कैसे। सबसे पहले आपने एक मार्क करी लोकेशन, जैसे कि फ्लोरेंस इटली में है। अब देखिए मैप में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये आंसर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप 2 लोगों के बारे में आपने लिख दिया, लियोनार्डो दा विंची के बारे में और गैलीलियो गैलीली के बारे में। ऐसे ही आपने दूसरी जगह को मार्क करा, जैसे कि पेरिस हो गया फ्रांस में। फिर वहां से जुड़े हुए उस टाइम के यानी रेनेसेंस के पीरियड में जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उस टाइम से जुड़े हुए कोई 2 लोगों के बारे में आपको बताना है, जैसे कि राजा लुइस और दूसरे हैं वेल वोल्टायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वाला ऑप्शनल में आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे आपको आगे और करना है। तो आपको पहले देखिए नाम डाल देना है शहर का, फिर 2 लोगों के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, और फिर देखिए आपको मैप आएगा। देखिए ये जो मैप है ना, या तो आपको इसको अलग से फाड़ कर अपने मतलब उसके साथ अटैच करना होगा धागे से, है ना। तो इसमें आपको लोकेशन मार्क करनी है, जैसे कि आपको इटली में फ्लोरेंस दिख रहा होगा, लंदन दिख रहा होगा इंग्लैंड में, पेरिस है फ्रांस में। आप देखिए डॉट, देखिए जहाँ डॉट है ना वहीं पे आपको मार्क करना है। तो देखिए जो पेरिस है ना बिल्कुल सेंटर में मत बना देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइनें वगैरह तो दे नहीं रखी। फिजिकल मैप दे दिया, वैसे आपको पॉलिटिकल मैप देना चाहिए था, लेकिन आपको फिजिकल मैप दिया गया तो आपको लाइनें समझ नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करके आना, ठीक है। जैसे कि अब है ऑस्ट्रिया में वेना, और है रिपब्लिक वाले में है प्रेग्यू। तो ये जो लोकेशन है ना इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए आपको लोकेशन अच्छे से पता चल सके इसी के नीचे मैंने एक और मैप लगा दिया है ना। ये जो मैप है आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जैक्ट आता है, नहीं सेम क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे पिछले वाले जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें जो मैप वाला क्वेश्चन था वो भी सेम था, तो ये क्वेश्चन भी सेम आया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हर बार सेम ही आता है। तो आपको हर बार कोई 5 लोकेशन ही आपको मार्क करनी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल रट सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। एक एक लोकेशन आप याद कर लीजिए और जो 2 व्यक्तियों के मैंने नाम दिए गए इनके बारे में पढ़ लीजिएगा।
है ना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आंसर ऐसे कैसे ही रट लीजिए, नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया कैसे आपको मैप वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले शहरों के नाम लिखने के नहीं 5, फिर 2 लोगों के नाम लिख देना, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर मैप उठाइए, मैप में वो जगह लोकेशन मार्क कर दीजिए। जैसे कि फ्रांस का पेरिस हो गया, इंग्लैंड का लंदन हो गया, और जेट रिपब्लिक का प्रेग्यू हो गया, ऑस्ट्रेलिया का वेना हो गया, और इटली का फ्लोरेंस शहर हो गया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है शास्त्रीय और मध्य युगीन यूरोप की उपलब्धियों का विश्लेषण करें जिन्होंने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। तो देखिए शास्त्रीय यानी क्लासिक और मध्य युगीन यानी मेडिवल यूरोप ने जो आज का जो मॉडर्न यूरोप है ना उसके जो आकार है यानी रूपरेखा है उसमें अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। और खासकर जब रेनेसेंस का पीरियड चल रहा था यानी जब पुनर्जागरण हो रहा था, तो पुनर्जागरण किसका हो रहा था, जो क्लासिक चीजें थी है ना, जो पुराना जो जो कल्चर था उसका रिवाइवल हो रहा था। तो जो पुराना जो कल्चर था ना उसने रूपरेखा बनाने में मॉडर्न यूरोप की काफी ज्यादा उसमें योगदान दिया है। तो देखिए रेनेसेंस में क्या हो रहा था कि जो पुराना आर्ट और आर्किटेक्चर है और जो लिटरेचर है उसका पुनर्जागरण हो रहा था। तो इसमें जैसे कि जो ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, उनकी जो दर्शन थे यानी उनकी जो फिलोसफी थी, उनका मतलब फिर से उनको मतलब खोजा गया है ना, उनके बारे में फिर से पढ़ा गया, उसमें नई नई चीजें ऐड की गई है ना। एग्जाम्पल के जो जो प्लेटो थे यानी प्लेटो एक क्या थे, विचारक थे, उन्होंने अपनी जो जो फिलोसफी दी थी, अपने विचार दिए थे, उनको फिर से ना रिन्यू करा गया था, उनमें और नई चीजें ऐड की गई थी और नई विचारधारा बनाई गई थी जिसे न्यू प्लेटोनिज्म भी बोला जाता है। तो जब रेनेसेंस हो रहा था ना तो उस टाइम पे जो भी ग्रीक रोमन सभ्यताएं थी उनकी जो भी दर्शन थे, साहित्य थे, कला थे, उनको फिर से खोजा जा रहा था, उनको रीडेवलप करा जा रहा था। अब देखिए जब भी आप किसी पुरानी चीज को मतलब खोजते हैं ना, उसके और जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, और इसी जिज्ञासा के बढ़ते चलते ना पुनर्जागरण का जन्म हुआ, यानी जो मतलब रिवाइवल हुआ पुरानी चीजों का, जितनी भी आर्ट थी, आर्किटेक्चर थे, लिटरेचर था, जितने भी विचार थे, फिलोसफी थी, उनमें नई नई चीजें ऐड की गई और उनको फिर से रिवाइवल उनका किया गया। तो इसी से जो रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण था उसका भी रिवाइवल हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये बातें समझ ना आ रही हो, क्योंकि वो डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुंच गए हैं। अगर आपको इस वीडियो को समझना है, इसके क्वेश्चनों को जानना है, तो उससे पहले जितनी भी मैंने चैप्टर वाली वीडियोस बनाई है ना उनको सुन लीजिए एक बार। भले ही वो मैंने इंग्लिश वाली पीडीएफ से करवा दी है, लेकिन आप उनको सुन तो सकते ही है, समझ सकते हैं, वो भी मैंने आपको हिंदी में ही समझाई है। तो उनको सुन लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, है ना, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ आने लगेंगी। तो तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि रेनेसेंस आखिर में है क्या और कैसे, मतलब जो पुरानी चीज है उनका रिवाइवल कैसे हुआ, है ना, उसको पहले देख लीजिए। उसमें मैंने इमेजेस के साथ आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा ना, एक ही बार बोल लूँ, पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी चीजें समझ आएंगी। और जो प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है ना उसमें लाइन से वीडियो डाली हुई है, तो लाइन से देखनी है। सबसे पहले चैप्टर वाली देखिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और फिर ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम कला की बात करें यानी आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, तो उसमें जो लियोनार्डो दा विंची थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा, जो काफी ज्यादा फेमस भी हुई थी, आपको इमेज भी इनकी दिख रही होगी। और साथ ही साथ जो मिसाइल एंग्लो थे, ये मतलब मूर्ति बनाते थे, तो आपको इनकी मूर्ति भी दिख रही होगी। तो देखिए पेंटिंग में क्या है, मोनालिसा एक फीमेल यानी एक ह्यूमन, और जो मूर्ति है उसमें भी एक व्यक्ति है यानी ह्यूमन। तो इसी की वजह से इन्होंने ह्यूमनिज्म को प्रमोट करा, है ना, आप इनकी आर्ट और आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ऐसी उस टाइम पे जो ह्यूमनिज्म था उसकी विचारधारा फैल रही थी, उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। और साथ ही साथ पैट्रिक जो इरेस्मस थे ना, इन्होंने जो साहित्य है ना उसमें भी उनको पुनर्जीवित करा। आप जैसे इनकी इमेज दिख रहे होंगे, जैसे इरेस्मस है, इन्होंने अपना साहित्य लिखा था इन पेरिस ऑफ फोली, तो इन्होंने इसमें ना ह्यूमनिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया है ना, तो इन्होंने साहित्य का भी रिवाइवल किया था। तो ये कुछ नाम थे जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, जिन्होंने इनका मतलब रेनेसेंस के पीरियड में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और साथ ही साथ अगर हम वास्तुकला की बात करें तो उसमें भी जो गोथिक कैथेड्रल थे और जो प्रिंटिंग प्रेस उस समय पर उसका इन्वेंशन हो चुका था, तो इन्होंने भी अपना काफी ज्यादा योगदान दिया रेनेसेंस में। और जो ये मेडिवल पीरियड था ना, इसी ने एक टाइप से जो आज का मॉडर्न यूरोप है उसको आकार दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो संस्कृति शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। और जो संस्कृति है यानी जो कल्चर है उसके जो विभिन्न अवधारणा है उन पे आपको चर्चा करनी है। तो देखिए संस्कृति यानी जो कल्चर है उसका तात्पर्य है मान्यताओं से, रीति रिवाजों से, मूल्यों से, व्यवहारों से और कलाकृतियों से। और ये जो संस्कृति है यही किसी समूह या किसी समाज की एक विशेषता को दर्शाती है। तो देखिए अगर हम रेनेसेंस
या जो उस टाइम का जो मॉडर्न यूरोप था, अगर हम उसके संदर्भ में बात करें तो उस टाइम पे जो वहाँ का कल्चर यानी जो वहाँ की संस्कृति उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ था। तो देखिए जब रेनेसेंस का पीरियड चल रहा था यानी 14 से लेके 17 सेंचुरी तक, तो उस टाइम पे कल्चरल चेंज काफी ज्यादा देखने को मिला। उसमें जितना भी लिटरेचर था है ना, आर्ट और आर्किटेक्चर था, कला विज्ञान, इन सब में पुनरुत्थान हो रहा था यानी उनको रिवाइवल हो रहा था। अब देखिए अगर हम इसमें अवधारणा की बात करें तो जो उस टाइम की संस्कृति थी उसकी जो पहली अवधारणा थी वो थी ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, जो शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन और मानव की जो उपलब्धियां हैं उनकी समता पर जोर देती थी। अब देखिए ये जो अवधारणा है मानवतावाद, ये कब आई थी? जब रेनेसेंस आया था, और रेनेसेंस में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का रिवाइवल हो रहा था। तो देखिए उस समय पर वहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार था जिसका नाम था मेडिसी। ये परिवार का नाम था। तो ये मतलब इन्होंने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया संस्कृति को संरक्षण करने में, उसको मतलब प्रोटेक्शन देने में। इन्होंने कई सारी मूर्तियां बनवाई, पेंटिंग बनवाई है ना, और जो लिटरेचर थे वो लिखवाए है ना, और बड़े बड़े महल वगैरह बनवाए, उनमें जो मूर्तियां लगती थी वो उन्होंने बनवाई। तो इन्होंने एक तरीके से जो पुरानी जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसका रिवाइवल में अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और देखिए उस समय पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स आए थे, इसकी वजह से जो वहाँ का कल्चर था वो पूरा ही चेंज हो चुका था। अब वहाँ पे प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी फैल चुकी थी और ह्यूमनिज्म पे जोर दिया जाने लगा था। अब लोग लॉजिकल सोचने लगे थे, तार्किक हो गए थे है ना। अब जो भी वो करते थे उसके पीछे की वजह पूछते थे। और अब चर्च में भी उन्होंने जाना कम कर दिया था, अब वो जीसस की पूजा घर से ही कर सकते थे। तो काफी सारे रिफॉर्म्स उस समय पे आ चुके थे जिसने कल्चर को ही चेंज कर दिया था। अब देखिए जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर आएगा, और पिछले पेपर में भी आ चुका है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ना। तो इसमें पूछा गया था कि सबसे पहले जो रेनेसेंस था ना वो इटली में आया था, लेकिन इटली से जो बाकी के जो यूरोप के देश थे वहां पर कैसे फैल गया था ना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करके जाना है। तो देखिए सबसे पहला जो मेन कारण इसका था वो थे वहाँ के छात्र। जो जर्मनी के छात्र थे ना वो इटली में पढ़ने आए थे, वहाँ का जो इटली का जो रोम था। अब वहाँ पे रेनेसेंस फैल चुका था, प्रिंटिंग प्रेस आई चुकी थी, किताबें भी बन चुकी थी, छप चुकी थी, है ना। जितने भी विचारक थे उन्होंने अपनी अपनी किताब छाप चुके थे वो। और उनकी मतलब अच्छे से मतलब जो छोटे से छोटा आदमी था ना वो भी अब पढ़ा लिखा हो चुका था, वो भी अब पढ़ने लिखने लग गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेनेसेंस पूरे इटली में फैल जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं बाहर यूरोप से, मतलब जर्मनी से आते हैं कुछ, मतलब फ्रांस से आते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट जब इटली में पढ़ाई करते हैं तो उनको रेनेसेंस के बारे में पता चलता है, ह्यूमनिज्म के बारे में पता चलता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने देश वापस जाते हैं, फिर वहां से वो जो आइडियोलॉजी थी ना वो अपने देश में ले जाते हैं, फिर वहां पर भी उसको फैला देते हैं। और दूसरा कारण ये था कि जो इटली था ना वहां पे पहले रोम साम्राज्य था, है ना। तो जो रोमन साम्राज्य था वो व्यापार करता था दूसरे देशों के साथ। तो जो इटली था ना वो व्यापार का केंद्र बन चुका था, यानी बहुत सारे मतलब देश वहां से व्यापार करते थे। इसकी वजह से भी जो रेनेसेंस की जो आइडियोलॉजी थी वो बाकी देशों में फैल चुकी थी। और तीसरा कारण ये था कि वहाँ के जो अमीर लोग हुआ करते थे, नोबल लोग, जो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेडिसी परिवार का। तो वो क्या करते थे, वहाँ के जितने भी पेंटिंग्स हुआ करती थी, जो मूर्तियां हुआ करती थी, उनको मतलब एक केंद्र बना देते थे, वहां पे उनको संरक्षित, जैसे कि म्यूजियम होता है ना जहाँ पे सभी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे केंद्र बनाए थे जहाँ पे ऐसी पुरानी चीजों को जिनका रिवाइवल किया जा चुका है उन सबको इन्होंने संरक्षित करा। इसी की वजह से भी जो रेनेसेंस है वो और ज्यादा फैल चुका था। तो सबसे पहले ये फैलना जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जर्मनी और इटली बिल्कुल आसपास चुपके पड़े हैं, है ना। तो सबसे पहले जर्मनी में फैला, फिर जर्मनी से लगे हुए जितने भी यूरोप के देश थे फिर वहां पर भी ये फैलने शुरू हो गया। फिर जर्मनी के बाद ये फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, बाकी सभी यूरोप के जितने भी देश थे वहां पर ये रेनेसेंस फैल चुका था। और सबसे ज्यादा ना प्रिंटिंग प्रेस ने अपना योगदान दिया इस रेनेसेंस की आइडियोलॉजी को बाकी यूरोप के देशों में फैलाने में, क्योंकि वहीं से जो विचारक थे ना, जो मतलब फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी, अपने विचार लिखकर ना बुक पब्लिश करवा दी थी जो बाकी के देशों में भी जाने लगी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सबसे पहले बाइबल की मतलब प्रिंट निकलवाई थी, तो उन्होंने ना हर लैंग्वेज में लिखवाई थी, फ्रेंच में अलग लगवाई, स्पेनिश में अलग, है ना, पुर्तगाल में अलग, मतलब जितनी भी भाषाएं थी अलग अलग भाषा में अलग अलग कंटेंट को छपवा दिया। इससे क्या हुआ कि जो गरीब से गरीब जो मतलब अपनी भाषा में भी पढ़ सकता था ना, नीचे से नीचे जो व्यक्ति था वो भी अपनी भाषा में आसानी से दूसरे के विचार को समझ सकता था। इसी की वजह से जो रेनेसेंस था बाकी जो जितने भी देश थे वहां पे फैल चुका था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप था उसमें सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को
आकार देने में पुनर्जागरण के प्रभाव की आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी रेनेसेंस ने कैसे उनके कल्चर को चेंज कर दिया था, उसी के बारे में आपको बताना है कि पहले उनका कल्चर क्या था और फिर रेनेसेंस आने के बाद उनके कल्चर में क्या परिवर्तन आ चुका था। तो देखिए, पुनर्जागरण का आपको काल पता ही है, 14 से लेके 17 सेंचुरी। तो इसी के बीच में जब रेनेसेंस आया था तो इसने जो पहले का जो कल्चर चल रहा था, जो कैथोलिक कल्चर चला आ रहा था, उसको चेंज करके अब प्रोटेस्टेंट कल्चर को भी उसमें ऐड कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही बता देना है कि जो रेनेसेंस जब आया था ना, जब प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी फैल चुकी थी, तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आ चुके थे, जैसे कि मानवतावाद फैल चुका था, व्यक्तिवाद फैल चुका था, और जो शास्त्रीय ज्ञान था वो लोगों को मिलने लगा था, है ना। प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, तो इसकी वजह से जो विचारक थे उन्होंने अपना जो उनका ज्ञान था ना सभी लोगों में फैला दिया था। और कैसे रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण की वजह से जो वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर था, यानी जो कला था, वहाँ की जो स्कल्पचर्स थे और जो शास्त्रीय साहित्य थे, उनका भी रिवाइवल हुआ, है ना। और उन सबका नाम भी लिख देना, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची थे, है ना, मिशेल एंग्लो थे, है ना, उन्होंने कैसी मूर्तियां बनाई, पेंटिंग बनाई थी, उनके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस का खासकर मेंशन जरूर करना, क्योंकि इसी की वजह से रेनेसेंस काफी व्यापक रूप से फैल चुका था। और जो धनी परिवार थे, जो अमीर परिवार थे, उन्होंने भी रेनेसेंस में जो स्कल्पचर थे, आर्ट थे, जो पेंटिंग वगैरह थी, मूर्तियां वगैरह थी, उनको संरक्षण करने के लिए केंद्र वगैरह बनवाए, है ना। तो इनका भी आप इनको मेंशन जरूर करिएगा। जो धनी परिवार थे, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल भी दिया था, उन्होंने कैसे केंद्र बना रखे थे, जिसकी वजह से जो रेनेसेंस था वो और भी ज्यादा फैल चुका था। और रेनेसेंस के पीरियड में कई सारे ना साइंटिफिक खोजें भी हुई थी, जैसे कि जो निकोलस कॉर्पोनिकस थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है और बाकी प्लेनेट है वो सन के अराउंड चक्कर काटते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं। उस टाइम पे ये माना जाता था कि सन चक्कर काट रहा है, तो उस टाइम पे ये थ्योरी उन्होंने गलत प्रूफ कर दी थी। और उन्होंने ये भी साबित करा था कि जो अर्थ होती है वो गोल होती है ना। और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे, जैसे कि मानव शरीर की कैसी रचना हुई है ना, मानव शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। तो ये ऐसी ऐसी कई सारी वैज्ञानिक खोजें उस समय पर हुई थी। इन्होंने भी उस समय के जो कल्चर है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट किया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार के उद्भव के पीछे मुख्य कारक क्या थे। यानी जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म आया था ना, उसके पीछे का मेन कारण क्या था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, एक नाम आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर। इनका ये सबसे ज्यादा रोल था इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को लाने में। और वो भी ये इसलिए लाते क्योंकि इन्होंने एक पॉप को गलत हरकतें करते हुए देख लिया था, है ना। जो वहाँ का पॉप था चर्च का, वो शराब पीता था, शराब बेचा करता था, और हेरा फेरी करा करता था पैसों में, जो एक पॉप को नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीजें देखकर ना जो मार्टिन लूथर था ना, वो रिफॉर्म की मांग करता है और वो रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। उस समय क्या हो रहा था कि जो कैथोलिक चर्च था ना, वहाँ के जो पॉप थे उनके पास सारी पावर हुआ करती थी। उस समय पे वो राजा के बराबर हुआ करते थे, है ना। राजा को भी जो फैसले लेते थे उनकी सुननी पड़ती थी। तो उस समय के पॉप इतने ज्यादा पावरफुल थे, वो अपनी मनमानी करते थे, है ना। उन्होंने काफी ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रखा था, यहाँ तक कि वो पैसे देके पोस्ट भी बेचा करते थे, है ना। जो जो प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं चर्च में, तो पैसों के बदले उनको पोजीशन दे देते थे, है ना। और जो भोग विलास की चीजें होती थी उनकी बिक्री किया करते थे, शराब बेचा करते थे, और ऐसे बहुत ही गलत गलत कार्य करते थे जो एक पॉप को नहीं करने चाहिए, है ना। तो इसी की वजह से जो मार्टिन लूथर थे वो रिफॉर्म लाते हैं। और उस समय पे गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका आविष्कार भी कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो विचार थे ना उनका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। अब लोग भी जो चर्च जो गलत गलत हरकतें करता था उनसे अवेयर हो चुके थे, और वो जानते थे कि ये भगवान के नाम पे हमसे लूटा करते हैं, है ना। वो भगवान का डर दिखाते थे पॉप, और कहते थे कि अगर तुम्हें ऐसा नहीं करा, अगर तुमने अपनी जमीन नहीं दी है, तुमने इतने पैसे नहीं दिए, तुम पे भगवान का कहर टूटेगा। ऐसे ऐसे उल्टी चीजें बताकर लोगों को उनसे पैसे ऐंठ लिया करते थे। तो अब लोग भी इससे रिलेटेड अब अवेयर हो चुके थे प्रिंटिंग प्रेस की मदद से। और इसी की वजह से जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स है ना वो काफी तेजी से फैल चुका था पूरे यूरोप में। तो देखिए, जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स फैल चुके थे ना, तो ऐसे में जो वहाँ के जो राजा थे इंग्लैंड के, जैसे कि हेनरी द एट्थ, तो इन्होंने क्या करा था कि उस टाइम पे जो पॉप हुआ करते थे वो राजा मनमानी करा करते थे, राजा के बराबर की उनकी पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने क्या करा था कि अब ऐसे चर्चेस बनवाने लग गए थे जिनको प्रोटेस्टेंट चर्चेस कहा जाता था। ये अब राजा के अंडर आते थे, राजा इनको नियंत्रित करता था ना, राज्य नियंत्रित करता था इन चर्चों को, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ऐसे चर्चों का विस्तार हो गया जो जिन पे राजा का कंट्रोल होता था। और हेनरी को ना बाकी के जितने भी राज्य थे उनसे भी सपोर्ट मिला। इससे क्या होता है कि जो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी थी वो
बाकी देशों में भी आसानी से फैल जाती है। फिर बाकी देशों में भी कई सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस बनने लगते हैं। और देखिए प्रिंटिंग प्रेस की मदद से क्या हुआ था कि जो बाइबल थी ना उसको हर लैंग्वेज में छापा गया था, जिससे अब लोग बाइबल को पढ़ सकते थे और उसमें क्या लिखा था वो जान सकते थे। अब वो पॉप पे निर्भर नहीं होते थे, है ना। पॉप उनको उल्टी सीधी चीजें बता देता था और अपना फायदा निकाल लेता था। लेकिन अब लोग अब बाइबल पढ़ सकते थे, उनको पता था कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अब वो पॉप के झांसे में नहीं आ सकते थे, है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब पुनर्जागरण आ जाता है ना, तो ये रिफॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ह्यूमनिज्म पे, व्यक्तिवाद पे, है ना, मानवतावाद जो विचारधारा थी वो फैल जाती है और लोग अब मानव पे ज्यादा जोर देने लगते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा, लेकिन वही सेम क्वेश्चन है, जैसे कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सुधार में मार्टिन लूथर की भूमिका का मूल्यांकन करें। अभी जो मैंने आपको ये सब बताया मार्टिन लूथर के बारे में, उन्हीं के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है ना। जैसे उन्होंने उन्होंने ये सब चीजें देखी कि पॉप कैसे गलत गलत हरकतें कर रहा है, कैसे शराब वगैरह बेच रहा है, पैसों की हेराफेरी कर रहा है। तो वो फिर रिफॉर्म्स लाते हैं। वो क्या करते हैं, जो 95 उनकी थीसिस होती है, मतलब वो उसमें बताते हैं कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है, और कैसे पॉप के झांसे में आपको नहीं आना है, और पॉप ने क्या क्या चीजें गलत करी है। तो वो अपनी वो पूरी लिस्ट बनाते हैं और उसको जो गेट होता है ना वहां पे ठोक कर आ जाते हैं। तो आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, 1517 में ये करते हैं। अपनी 95 थीसिस की पूरी लिस्ट बनाते हैं कागज पर, और उसको जो विटेनबर्ग कैसल की जो चर्च होती है उसके गेट पे ठोक कर आ जाते हैं, ताकि वहां पे जितने भी लोग आए पूजा पाठ करने वो उनकी थीसिस को पढ़ सकें। लेकिन बाद में इनके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाता है। जो चर्चेज होते हैं कैथोलिक चर्च, वो राजा की मदद से उनपे मतलब उनको देशद्रोही डिक्लेयर करवा देते हैं, उनको देश से निकलवा देते हैं। फिर बाद में जो दूसरे देश के राजा होते हैं ना, जर्मनी के राजा होते हैं, वो इनको अपने यहाँ पे शरण देते हैं, है ना। फिर वहां पे जो मार्टिन लूथर होते हैं ना, जर्मनी में अपनी विचारधारा को फैला देते हैं। और फिर वहां पर भी फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे भी फिर जो कैथोलिक चर्च होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठने लगती है ना। तो इन्होंने अपना काफी सारा योगदान दिया था। जब इनको देशद्रोही साबित कर दिया तो इन्होंने जर्मनी में जाकर वहां पर अपनी क्रांति ला दी थी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जो स्पेन और पुर्तगाल थे वो अब दूसरे देशों में जाकर अपनी कॉलोनीज बसा रहे थे। तो इनके पीछे की जो मुख्य कारण है वो आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण तो ये था कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी उसका एडवांसमेंट हो चुका था, क्योंकि अब वो बड़ी बड़ी शिप का निर्माण कर सकते थे जो एक दो मंजिल होती थी, है ना। उसमें ज्यादा लोग भर के ले जा सकते थे, जिससे कॉलोनीज बसाने में ज्यादा आसानी होती थी। वो ज्यादा ज्यादा लोग भर के ले जाते थे, वो पता है उनके पास हथियार तो होते ही थे, है ना। लड़ने में भी वो तेज थे, बड़ी बड़ी तलवारें होती थी उनके पास, गोला बारूद होता था। और जिस भी देश पे वो जाते हमला करके वहां पे कब्जा कर लेते थे और वहां पे अपने लोगों को बसाना स्टार्ट कर देते थे। और साथ ही साथ उस समय में जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका था तो उन्होंने नेविगेशन सिस्टम था ना वो भी उन्होंने डेवलपमेंट हासिल कर ली थी। अब वो उनको पता लग सकता था कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और उनको कैसे वापस आना है। जो उनका नेविगेशन सिस्टम था ना उन्होंने अच्छे से सुधार लिया था। अब वो समुद्र में मतलब भटक नहीं सकते थे, खो नहीं सकते थे। उनको पता था कि उनको कहाँ जाना है और कितना मतलब डिग्री पे एंगल पे मुड़ना है ना, कहाँ पे मतलब उनको जमीन मिलेगी, वो सब उन्होंने पता लगा लिया था। तो आपको ना सात सात पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला क्या था, उन्होंने शिप में एडवांसमेंट कर ली, बड़ी बड़ी शिप बनाने लग गए थे। दूसरा, उनको नेविगेशन सिस्टम में उन्होंने सुधार कर लिया था। अब देखिए अगला कारण था आर्थिक उद्देश्य। अब ये जिस भी मतलब जमीन पर जाते थे वहां पे कब्जा कर लेते थे और वहां पे जितना भी रिसोर्स था उसका इस्तेमाल करते थे। वहां पे कोई भी मतलब सोना चांदी हो गया उसको ले लेते थे, है ना। वहां पे जितने भी मिनरल्स हुआ करते थे, जमीन हुआ करती थी, उन सब का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे। और इससे क्या होता था कि इनका व्यापार भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो पुर्तगाल था उसने पूरे अफ्रीका की जो वेस्ट वाली साइड है ना उस पे मतलब कब्जा कर रखा था, अपनी कॉलोनीज बसा रखी थी। इससे क्या करता था, जितनी भी वो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उस पर उसका कंट्रोल हो गया था। तो अब दूसरे देशों की जितनी भी नौकाएं वगैरह जाती थी तो उनसे टैक्स वसूल करता था, है ना, क्योंकि उनके रूट पे पूरा कब्जा हो रखा था। और अगला कारण हो सकता है धार्मिक कारण, है ना। वो जहां भी जाते थे अपनी कॉलोनीज बचाते थे और उनका जो मतलब क्रिश्चियनिटी थी उसको भी वो फैलाते थे। और मोस्टली तो वो वहां के लोगों को कन्वर्ट करवा दिया करते थे, कन्वर्ट करवा के क्रिश्चियन बना देते थे और इससे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और देखिए आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपको ये बताना पड़ सकता है कि जो स्पेन था और पुर्तगाल था, सिर्फ यही दोनों देश जो थे ये सबसे ज्यादा आगे थे कोलोनाइजेशन करने में। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सारे देश थे। तो इसका कारण पता है क्या था, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट में थे, बिल्कुल कोने पर है। अगर आप मैप देखेंगे बिल्कुल कोने पर आते हैं स्पेन और पुर्तगाल, और समुद्र से लगा हुआ है इनकी बाउंड्री, है ना। तो इनको आसानी हो जाती थी कहीं पर भी जाने में, है ना। वो उस साइड जाकर आसानी से व्यापार कर सकते थे और कॉलोनाइजेशन बसा सकते थे। लेकिन बाकी के जो देश थे वो बीच में पड़ जाते थे, और वहां पे मेडिटेरियन सी था जिसको पार करना मुश्किल था, है ना। और वहां पे बीच में सारे देश पड़ जाते थे।
इसलिए जो स्पेन और पुर्तगाल थे ना वही सबसे आगे निकल गए थे कोलोनाइजेशन करने में। तो सबसे पहले तो उन्होंने अफ्रीका पे कब्जा करा था। अफ्रीका के जितने भी देश थे ना वहाँ पे वेस्ट वाली जितनी भी कोस्ट थी वहाँ पे कब्जा करते गए, कॉलोनीज बसाते गए। और अफ्रीका से लगती हुई जितनी भी मतलब रूट थे ना, सी रूट, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। वही बाद में फिर अमेरिका पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। अमेरिका के जाने वाली जितनी भी रूट थी वहां पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो देखिए जब इन्होंने इतनी सारी मतलब यात्राएं करी, दूसरे देशों पे कब्जा करा, वहां पे अपनी कॉलोनीज बसाई, तो उस टाइम पे ने सुपर पावर बन चुके थे। मतलब बाकी के सारे देश इनके आसपास भी नहीं भटकते थे। मतलब स्पेन और पुर्तगाल उस टाइम पे सबसे मोस्ट पावरफुल मतलब कंट्री थी उस समय की। तो बस आपको कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि इनके पीछे के क्या क्या कारण थे। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली थी नेविगेशन में भी, शिप को बनाने में भी, शिप की क्वालिटी को सुधारने में भी, है ना, जिससे बड़ी बड़ी शिप बने, ज्यादा ज्यादा लोग जा सके एक ही बार में, है ना। और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था ताकि रूटों पर कब्जा कर सके, टैक्स वसूला करा, टैक्स टैक्स को लिया जा सके, और जो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज है उनका भी इस्तेमाल किया जा सके, जिससे क्या होगा कि पुर्तगाल और स्पेन की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। और साथ ही साथ ये कन्वर्ट करवा कर लोगों को वहां पे अपना जो धर्म है उसका भी प्रचार कर देते थे। तो इनके इतने सारे मकसद हुआ करते थे जिनकी वजह से ये कोलोनाइजेशन करते थे। तो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। तो देखिए जो मैप वाला क्वेश्चन है ना वो सेम ही क्वेश्चन आपको आने वाला है ना। तो या तो उस क्वेश्चन को रट लीजिए या तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना। और ज्यादा तक बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैप बहुत सारे आ सकते हैं, वो एक ही क्वेश्चन आने वाला है आपको मैप, वो भी हर बार सेम ही आता है ना। तो वही 5 सिटीज आप याद कर सकते हैं और वही वहाँ पे मेंशन करके आ सकते हैं। और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी ऑप्शनल में आने वाला ही है। तो 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 ही क्वेश्चन करने हैं। 90 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे में आपको करना है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जितना समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको डिटेल में और जानना है, अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी चैप्टर्स वाली वीडियो देख सकते हैं ना। प्लेलिस्ट दे रखी है सब डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।